Hello everyone, this is Vishwani Bansal. Welcome to Unacademy Judiciary. So we are doing the revision on orders of CPC. कल के लेक्चर में हमने pleadings, plaint and written statement we have started. So yesterday we were discussing, we have started with the set off and counter claim. तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि सेट ऑफ क्या होता है, व्हाट इज काउंटर क्लेम. सो फर्दर वी विल डिस्कस द ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी. तो सबसे पहले तो सेट ऑफ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज की प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा कि मुझे डिफेंडेंट से जो है आई हैव टू टेक फ्रॉम डिफेंडेंट 10,000 रुपीज. डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये लिखा कि मुझे जो है प्लेंटिफ से 5,000 रुपीज लेनी है. तो अब इसने 10,000 लेनी है, इसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा कि मुझे इससे 5,000 रुपये लेने हैं. तो इन दोनों अमाउंट्स को जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा. तो प्लेंटिफ ने कितना अमाउंट अब लेना है, ही हैज़ टू टेक 5,000 रुपीज फ्रॉम द प्लेंटिफ. कितना अमाउंट रह गया, 5,000 रुपये रह गए जो प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट से ले सकता है. जो सेट ऑफ होता है दिस इज इन द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. अगर कोई भी रिकवरी ऑफ मनी को लेके सूट्स हैं वहां पे जो है सेट ऑफ कैन बी फाइल्ड. तो सेट ऑफ जो है डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्लेम कर सकता है. सेट ऑफ कौन क्लेम करेगा, दैट इज टू बी क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट. एंड जब डिफेंडेंट ने ये वाला जो है क्लेम रेज कर दिया कि मुझे 5,000 रुपीज लेनी है, तो डिफेंडेंट जो है अब प्लेंटिफ की पोजीशन पे आ जाएगा और प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट की पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस चीज का रिप्लाई देगा, ये 5,000 रुपीज जो इसने क्लेम किए हैं. So this is in the suit for recovery of money. So what we can say that set off क्या है, this is the reciprocal. अगर इसको डिफाइन करना हो सेट ऑफ को, this is the reciprocal acquittal of debts. This is the reciprocal acquittal of debts between two persons. दो persons के बीच में ये reciprocal acquittal of debts है and this is recognized under Rule 6 of the CPC. So to claim set off, there are certain essential conditions that needs to be satisfied. एक सेट ऑफ के लिए कुछ essential conditions को सेटिस्फाई करना जरूरी है. वो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन जो है दैट इज द सूट मस्ट बी फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. जो सूट है ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, उसी में सेट ऑफ हो सकता है और किसी में नहीं. सेकेंड इज जो सम ऑफ मनी है वो असर्टेंड होनी चाहिए कि कितना अमाउंट लेना है. द सम ऑफ मनी मस्ट बी असर्टेंड. अगर वो असर्टेड नहीं है तो फिर ठीक है, सेट ऑफ नहीं क्लेम किया जा सकता. थर्ड वन इज जो सम है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए. अगर जितना भी अमाउंट ऑफ मनी है, इफ दैट इज नॉट लीगली रिकवरेबल देन सेट ऑफ कैन नॉट बी क्लेम. फोर्थ वन इज इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय ऑल द डिफेंडेंट्स. ये रिकवरेबल होना चाहिए बाय ऑल द डिफेंडेंट, बाय द डिफेंडेंट और बाय ऑल द डिफेंडेंट. अगर सिंगल डिफेंडेंट है तो बाय दैट डिफेंडेंट, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स है देन बाय ऑल द डिफेंडेंट्स इफ मोर देन वन. इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट और बाय ऑल द डिफेंडेंट्स इफ मोर देन वन. नेक्स्ट वन इज इट मस्ट बी रिकवरेबल बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्लेंटिफ. किससे रिकवर करेगा डिफेंडेंट? प्लेंटिफ से. तो रिकवरेबल होना चाहिए डिफेंडेंट, प्लेंटिफ से रिकवर कर सकता है अगर सिंगल प्लेंटिफ है, और फ्रॉम ऑल द प्लेंटिफ्स इफ मोर देन वन, या फिर सारे प्लेंटिफ अगर एक से ज्यादा है तो. नेक्स्ट इज इट मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए. इट मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट. बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज जो है वो बोथ द पार्टीज मस्ट फिल इन द डिफेंडेंट्स क्लेम टू सेट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट. तो सेम कैरेक्टर वो फिल करेंगे जो कि वो प्लेंटिफ के सूट में फिल करते हैं. So these are the essentials that needs to be satisfied to claim set off by the defendant. So let's just have a reading to the section, to the rule. This says, wherein a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff. और सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको पॉइंटर्स में लिखवा दी. Not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff suit, the defendant may, defendant जो है at the first hearing of the suit, but not afterwards unless permitted by the court, presents a written statement containing
द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट सॉट टू बी सेटल्ड। डिफेंडेंट क्या करेगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में वो क्लेम कर सकता है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, बट बाद में नहीं। अगर बाद में करना है तो उसको परमिशन लेनी होगी कोर्ट की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ? जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसका सेम इफेक्ट होगा एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट एज टू enable द कोर्ट टू pronounce अ फाइनल जजमेंट in respect of the both original claim and the set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. तो आई टोल्ड यू कि जब डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जो है क्लेम कर देता है तो वो प्लेंटिफ की पोजीशन पे आ जाता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट की, उसको रिप्लाई करना होता है। So the rules relating to a written statement by a defendant apply to the written statement in answer to the claim of set off. So this is the meaning of set off. Now एक होता है set off, एक होता है equitable set off. One is set off, one is equitable set off. So set off तो हमने पढ़ लिया, that is given under rule 6. जो rule 6 है, this deals with the legal set off. जो rule 6 हमने पढ़ा, ये legal set off के साथ डील करता है। नाउ व्हाट इज, तो जो इक्विटेबल सेट ऑफ है इसको कहाँ पे डील किया गया? दिस इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 20 रूल 19(3) में हमें इक्विटेबल सेट ऑफ के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो ऑर्डर 20 रूल 9 रूल 19 सब रूल 3 रिकॉग्नाइजेज एन इक्विटेबल सेट ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सूट है इन अ सूट बाय अ वॉशरमैन फॉर हिज वेजेस, अगर कोई सूट फाइल करता है वॉशरमैन किसके लिए? अपने वेजेस के लिए। तो जो डिफेंडेंट एम्प्लॉयर है, द डिफेंडेंट एम्प्लॉयर सेट ऑफ कर सकते हैं वो प्राइस ऑफ द क्लॉज को दैट इज लॉस्ट बाय द प्लेंटिफ। So the defendant employer may set off the price of the clause that is lost by the plaintiff. This is equitable set off. Now what is the difference between set off and equitable set off? Set off and equitable set off के बीच में difference क्या है? Let's see that. Set off is dealt under rule 6, this we have seen, and equitable set off is dealt under order 20 of rule 19(3). So let's see the differences one by one. So the first difference between both of these is, जो legal set off है I have told you वो a certain amount of money के लिए होना चाहिए। Legal set off must be for the a certain sum of money के लिए होना चाहिए। But जो equitable set off है that may be allowed even for uncertain sum of money। इक्विटेबल सेट ऑफ को अलाउ किया जा सकता है फॉर अनअसर्टेन सम ऑफ मनी के लिए भी। लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड, जो लीगल सेट ऑफ है उसको क्लेम किया जा सकता है एज ऑफ राइट। लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट एंड द कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन एंड एडजुडिकेट अपॉन इट। एंड कोर्ट जो है वो बाउंड है उसको एंटरटेन करने के लिए एंड एडजुडिकेट करने के लिए। Legal set off can be claimed as a matter of right, but whereas equitable set off cannot be claimed as a right, but the court has a discretion and the court has a discretion to refuse to adjudicate upon it. So legal set off can be claimed as a right, but not equitable set off cannot be claimed as a right, and court के पास discretion है, court उसको reject भी कर सकता है। इन लीगल सेट ऑफ में व्हाट वी हैव स्टडीड इज, ये जरूरी है कि जो अमाउंट क्लेम किया गया है एज अ सेट ऑफ वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल। एंड जो अमाउंट है वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी टाइम बार्ड। तो लिमिटेशन जो प्रोवाइड की है उसी में क्लेम होना चाहिए। Whereas जो claim by equitable set off है that may be allowed even if it is time barred when there is fiduciary relationship between the parties. But equitable set off को तब भी allow किया जा सकता है अगर वो time barred है if there is fiduciary relationship between the parties, अगर parties के बीच में fiduciary relationship है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रस्टी जो है
अगर उसको इंडेमनीफाई करना है आउट ऑफ द ट्रस्ट स्टेट व्हेन कॉल्ड अपॉन टू अकाउंट, इवन दो जो क्लेम ऑफ इंडेमनिटी है वो टाइम बार्ड हो गया। अगर ट्रस्टी ने कोई क्लेम किया है अगेंस्ट द ट्रस्ट, अगर उसको इंडेमनीफाई करना है चाहे वो टाइम बार्ड हो गया है, तब भी उसको जो है दैट कैन बी क्लेम्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड दैट इज द इक्विटेबल सेट ऑफ। So this is the difference between set off and the equitable set off and the legal set off. Now second is that is counterclaim. Counterclaim is given under Rule 6A. So one of the pleas open to the defendant to defeat the relief sought to the plaintiff against him is counterclaim. Counterclaim भी defendant अपने written statement में ही claim करता है। हम काउंटर क्लेम को क्या कह सकते हैं? दिस मे बी डिफाइंड एज अ क्लेम दैट इज मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। काउंटर क्लेम क्या है? ये क्लेम है जो डिफेंडेंट करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, किसके अगेंस्ट? प्लेंटिफ के अगेंस्ट। तो लाइक वी हैव सीन इन द केस ऑफ रूल 6 इक्विट सेट ऑफ के केस में कि वो रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो साथ में कोई राइट भी क्लेम कर सकता है। तो what is a counterclaim? Let's just have a reading to Rule 60. This says a defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set-off under Rule 6, set up by a counterclaim against the claim of the plaintiff any right or claim. इसमें वो कोई भी right, कोई भी claim जो है वो डिमांड कर सकता है in his written statement. प्रोवाइडेड सेट, इसमें भी वही कंडीशन है कि जो काउंटर क्लेम है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ऐसे काउंटर क्लेम का सेम इफेक्ट होगा एज अ क्रॉस सूट, सो दैट कि जो कोर्ट है वो एक जजमेंट प्रोनाउंस कर सके सेम सूट में, कोर्ट एक ही सूट में, सो दैट कि डिफरेंट सूट जो है फाइल करने की जरूरत ना पड़े, तो कोर्ट एक ही सूट में उसको डिसाइड कर देगा, बोथ ओरिजिनल क्लेम एज वेल एज द काउंटर क्लेम। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, जब डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम डिमांड करता है तो वो प्लेंटिफ की पोजीशन पे आ जाता है, और प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट की पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि अब उसको जो है उस चीज का रिप्लाई देना होगा। तो प्लेंटिफ shall be at a liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court. The counterclaim shall be treated as a plaint. जो काउंटर क्लेम है उसको प्लेन ट्रीट किया जाएगा एंड गवर्न्ड बाय द रूल्स दैट इज एप्लीकेबल टू द प्लेन दैट आई हैव टोल्ड यू। So by the amendment of 1976, specific provision has been made for counterclaim. काउंटरक्लेम के लिए जो है रूल्स ऐड किए गए, रूल 6A to 6G। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ काउंटरक्लेम? काउंटरक्लेम का वही इफेक्ट होगा ऑफ ए क्रॉस सूट, एंड कोर्ट जो है वी हैव सीन कि दोनों केसेस के ऊपर जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेगा ओरिजिनल क्लेम एज वेल एज ऑन द काउंटर क्लेम। तो इफेक्ट ऑफ द काउंटर क्लेम इज दैट अगर कि प्लेंटिफ, फॉर एग्जांपल सपोज प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम रेज कर दिया, अगर प्लेंटिफ का सूट किसी भी रीजन की वजह से स्टे हो जाता है, अगर उसका सूट जो है वो स्टे हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो डिसमिस हो जाता है, तो काउंटर क्लेम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो इफ द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज स्टेड, डिसकंटिन्यूड, डिसमिस्ड और विड्रॉन, जो काउंटर क्लेम है दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट्स, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी प्रोसीडेड विद। दिस इज गिवन इन योर रूल 60. This says if in any case in which the defendant sets up a counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued, dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with. So in spite of that fact also counterclaim के साथ जो है proceed किया जाएगा। तो अगर प्लेंटिफ जो है कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करता है, जो भी काउंटरक्लेम डिफेंडेंट ने फाइल किया है, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है अगेंस्ट द प्लेंटिफ in relation to the counter claim that is made against him, और कोई भी कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकती है जो कोर्ट को सही लगता है। So this is given in your rule 60. This says default of plaintiff to reply to counter claim. काउंटर क्लेम अगर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में रेज करता है तो प्लेंटिफ को उसका रिप्लाई देना होगा। अगर प्लेंटिफ रिप्लाई नहीं देता है, अगर प्लेंटिफ डिफॉल्ट करता है इन पुटिंग द रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम दैट इज मेड बाय द डिफेंडेंट, तो कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम दैट इज मेड अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट जो है जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम दैट इज मेड अगेंस्ट हिम।
Further, this says where in a suit a set off or counter claim is established as a defense against the plaintiff's claim, and any balance is found due to the plaintiff or the defendant, as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such a balance. Like we have seen in the case of set off, यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर कोई भी बैलेंस बचता है 2000 4000 5000 जो भी मनी बचती है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, उसके रिगार्डिंग जजमेंट पास कर देगी। तो जो रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट है बाय डिफेंडेंट, वो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे टू रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड इन आंसर टू द काउंटर क्लेम। व्हाई? बिकॉज प्लेंटिफ अब जो है वो डिफेंडेंट की पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर डिफेंडेंट रिलाई कर रहा है सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स के ऊपर ऑफ डिफेंस या सेट ऑफ के ऊपर, तो दे उसको जो है सेपरेटली भी डिसाइड किया जा सकता है, शैल बी स्टेटेड एज सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो है काउंटर क्लेम सेपरेटली डिसाइड होना चाहिए, तो कोर्ट उसको ट्रीट कर सकता है, उसको सेपरेट एज अ सूट द कोर्ट कैन ट्रीट। सो वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन द distinct grounds of defend or set off founded on separate and distinct facts, they shall be stated as separately and distinctly. Rule 10 further says that procedure when party fails to present written statement called by the court, जहां पे कोई भी पार्टी जिसको कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए बोला गया, वेर एनी पार्टी इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 1 टू रूल 9, अगर वो फेल कर जाती है उसको प्रेजेंट करने में, जो भी कोर्ट ने टाइम पीरियड फिक्स किया है, टाइम परमिट किया है, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उसके अगेंस्ट एज, और या फिर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है कर सकता है जो कोर्ट को सही लगता है, ऐसी प्रोनाउंसमेंट के ऊपर जजमेंट पास होगी एंड आफ्टर द जजमेंट द डिक्री शैल बी ड्रॉन अप। Next is order 9, that is appearance of parties and consequence of non-appearance of parties. Before I start discussing order 9, let's see the difference between set off and counter claim. So we have seen set off जो है हमने rule 6 में पढ़ लिया, counter claim rule 6 to 16. So what is the difference between both of these? जो set off है, what is this? This is a statutory defense to the plaintiffs. ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी डिफेंस है, किस चीज को लेके? प्लेंटिफ के एक्शन को लेके। व्हाट इज सेट ऑफ? दिस इज द स्टैट्यूटरी डिफेंस टू द प्लेंटिफ एक्शन। वेयर एज काउंटर क्लेम क्या है? दैट इज अ क्रॉस एक्शन, क्योंकि वहां पे क्लेम वो ही इज आस्किंग फॉर अ राइट और ए क्लेम। सेट ऑफ जो है दैट मस्ट बी फॉर ए सर्टेन सम, विच सर्टेन सम के लिए होना चाहिए, एंड वो एक ही ट्रांजेक्शन से अराइज होना चाहिए। Whereas counterclaim need not arise out of the same transaction. जरूरी नहीं है कि काउंटर क्लेम जो है वो सेम ट्रांजेक्शन से अराइज होगा। जो लीगल सेट ऑफ है, लिमिटेशन एक्ट में भी मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। सेट ऑफ जो है इन केस ऑफ लीगल सेट ऑफ, जो अमाउंट है वो रिकवरेबल होना चाहिए एट द डेट ऑफ द सूट। द अमाउंट मस्ट बी रिकवरेबल एट द डेट ऑफ द सूट। अगर हम काउंटर क्लेम की बात करें, the amount must be recoverable at the date of the return statement. So set off में it must be recoverable at the date of the suit. Counter claim में it must be recoverable at the date of the return statement. अगर डिफेंडेंट डिमांड करता है प्लेंटिफ के सूट में एट अमाउंट, अगर डिफेंडेंट कोई भी प्लेंटिफ के सूट में कोई भी डिमांड करता है एन अमाउंट, जो अगर कोई अमाउंट वो बिलो है या अप टू द सूट्स क्लेम है, तो वो क्या होगा? दैट इज अ सेट ऑफ। एंड दैट मीन्स कि अगर प्लेंटिफ ने अपने सूट में जो है 10,000 रुपीज डिमांड किए हैं कि मुझे जो है 10,000 रुपये लेने हैं डिफेंडेंट से, सॉरी डिफेंडेंट ने अपने प्लेंटिफ ने लिखा, डिफेंडेंट जो है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्लेम कर सकता है या तो अमाउंट 10,000 तक, या फिर वो उससे लेस भी जो है कर सकता है, 8,000 5,000 9,000, बट ये इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता है। सेट ऑफ में जो अमाउंट है, जो डिफेंडेंट का डिमांड है, वो प्लेंटिफ के सूट के अमाउंट के या तो बिलो होना चाहिए या सेम हो सकता है। बट काउंटर क्लेम में ये अमाउंट जो है इस अमाउंट से लार्जर भी हो सकता है। देन दैट मीन्स कि अगर प्लेंटिफ ने 10,000 रुपये का क्लेम किया है, तो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम में 12,000 रुपये भी क्लेम कर सकता है। So when it is for a larger amount, the claim for excess amount is really a counter claim. फिर क्या होगा? वो एक counter claim होगा। So this is your order 8, that is a written statement.
कि जो प्रोविजंस है सीपीसी की, these are based on a general principle that as far as possible कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ लॉ में वो कंडक्ट नहीं होनी चाहिए टू द डेट्रीमेंट ऑफ एनी पार्टी इन हिज एब्सेंस, कि पार्टी के एब्सेंस में कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। ऑर्डर 9 जो है सीपीसी का वो अनेक्ट करता है विद रिगार्ड टू द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज टू द सूट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर नॉन अपीयरेंस, कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। तो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज दैट इज डेल्ट अंडर रूल 1 एंड रूल 12। रूल 1 says on the days fixed in the summons for the defendant to appear। तो सबसे पहले कोई भी सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, ऑन द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट के बाद समन सेंड होते हैं, डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। तो ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स ऑफ द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, जो पार्टीज हैं वो कोर्ट को अटेंड करेंगी, कोर्ट हाउस में इन पर्सन कर सकती हैं या फिर अपने रिस्पेक्टिव प्लीडर्स के थ्रू, एंड सूट को जो है हियर किया जाएगा अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न टू ए फ्यूचर डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अनलेस की जो हियरिंग है वो फ्यूचर डेट पे जो है एडजर्न ना हो जाए। Rule 2 says that dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost. So Order 7 Rule 9 में yesterday we have studied the procedure on admission of plaint, कि एक बार जब कोर्ट प्लेंट को एडमिट कर लेती है तो प्लेंटिफ कोर्ट में उतनी कॉपी सप्लाई करेगा जितने डिफेंडेंट्स होते हैं, प्लस उसको रिक्विसाइट फी जो है कोर्ट में डिपॉजिट करवानी होगी। तो अगर कोर्ट ने कोई डे फिक्स कर दिया, व्हेन ऑन द डे फिक्स इट इज फाउंड दैट कि समन्स जो है वो सर्व नहीं हुए डिफेंडेंट को। क्यों नहीं सर्व हुए? क्योंकि प्लेंटिफ ने जो है कोर्ट फी नहीं पे की या उसने पोस्टल चार्जेस नहीं पे किए, और इफ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस, या फिर उसने कॉपीज प्रेजेंट नहीं की हैं प्लेंट की जो रूल 9 ऑर्डर 7 में दी हुई है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकती है कि सूट डिसमिस किया जाए। Provided that this further says that no such order shall be made if notwithstanding such failure the defendant attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent on the date fixed to appear and answer। ऐसा कोई भी जो है ऑर्डर नहीं किया जाएगा जब ऐसे फेलियर के बाद भी अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है या उसका एजेंट के थ्रू आ जाता है, अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू कोर्ट में अपीयर होता है एंड आंसर करता है। तो अगर कोर्ट में सपोज दोनों पार्टीज नहीं आई, जिस दिन कोर्ट ने बुलाया दोनों पार्टीज नहीं है, व्हेन नीदर पार्टी अपीयर्स, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि सूट को डिसमिस किया जाए। अगर कोई भी सूट डिसमिस हो जाता है अंडर रूल 2 दैट वी हैव स्टडीड, कि उसने कॉपीज नहीं प्रेजेंट की, फी नहीं डिपॉजिट करवाई या फिर दोनों पार्टीज नहीं आई, तो सूट को जो है कोर्ट अलाउ करेगी प्लेंटिफ को कि वो फ्रेश सूट भी फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ही इज नॉट बार्ड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, या फिर वो अप्लाई कर सकता है ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि देयर वाज सम सफिशिएंट कॉज जिसकी वजह से वो जो है कॉपीज नहीं डिपॉजिट करवा पाया था या फी नहीं डिपॉजिट करवा पाया था या उसके नॉन अपीयरेंस का देयर इज सम सफिशिएंट कॉज। तो कोर्ट को अगर सेटिस्फैक्शन होती है तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए, एंड द कोर्ट विल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। दिस इज गिवन इन योर रूल 4। So this says where a suit is dismissed under rule 2 or rule 3, the plaintiff may bring a fresh suit। plaintiff जो है एक fresh suit फाइल कर सकता है और he may apply for an order to set the dismissal aside and if he satisfies the court that there was some sufficient cause। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि सफिशिएंट कॉज है उसकी नॉन अपीयरेंस के लिए, उसके फेलियर के लिए जो रेफर किया गया है रूल 2 में, द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी सेटिंग द aside the dismissal and shall appoint a day for proceeding with the suit। Further this says dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved fails for 7 days to file apply for fresh summons। तो अगर समन्स इश्यू होने के बाद डिफेंडेंट को या फिर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स को अब वो वापस आ जाते हैं, वो उसको सर्व नहीं होते हैं, तो प्लेंटिफ को अप्लाई करना होता है फॉर फ्रेश समन्स। अगर प्लेंटिफ फेल कर जाता है, उसने रिटर्न से 7 दिन के अंदर अंदर उसने फ्रेश समन्स के लिए नहीं अप्लाई किया, तो कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट विल डिसमिस द सूट एज अगेंस्ट द डिफेंडेंट अनलेस की जो प्लेंटिफ है वो ये कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर दे कि
जो फेलियर है वो इस वजह से हुआ क्योंकि डिफेंडेंट सर्विस को अवॉइड कर रहा था, सफिशिएंट कॉज है फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम, उसको नहीं पता चला कि रेजिडेंस क्या है डिफेंडेंट का, तो उस केस में नहीं करेगा, अदरवाइज द कोर्ट विल डिसमिस द सूट। रूल 6 फर्दर सेज दैट कि ऐसा भी हो सकता है, वी हैव सीन कि अगर दोनों पार्टीज नहीं अपीयर होती हैं तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी, एज वी हैव सीन अंडर रूल 3। बट अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो जाता है कोर्ट में, वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, एंड डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, तो 3 सिचुएशंस वहां पे आती है। अगर तो डिफेंडेंट को समन्स जो है वो ड्यूली सर्व हो गई है, अगर ये प्रूव हो गया दैट समन्स वर ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, तो कोर्ट जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। देन द कोर्ट कैन पास एनी जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन हिज एब्सेंस। So, what is the meaning of ex parte? Ex parte decree is a decree that is passed in the absence of the defendant when, in spite of serving the summons to the defendant, he does not appear in the court. So, this is essential कि summons जो है वो duly serve होने चाहिए ex parte के लिए। अगर summons duly serve नहीं हुए तो कोर्ट क्या करेगा, अगर तो summons duly serve हो गए तो ex parte court will proceed। अगर summons duly serve नहीं हुए हैं तो कोर्ट ऑर्डर करेगी, किस चीज का ऑर्डर करेगी, द कोर्ट विल मेक एन ऑर्डर कि सेकेंड समन्स टू बी इशूड एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, कि सेकेंड समन्स जो है वो इशू किए जाए एंड वो डिफेंडेंट को जो है सर्व किए जाए। सो अगर समन्स सर्व हो गए बट वो टाइम पे नहीं हुए, अगर समन्स तो सर्व हो गए, ऑर्डर 5 में व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि डिफेंडेंट को इनफ टाइम मिलना चाहिए टू अपीयर इन द कोर्ट आफ्टर द सर्विस ऑफ समन्स। So if it is proved that someone was served on the defendant but not in sufficient time, but वो sufficient time पे नहीं हुए कि वो कोर्ट में अपीयर हो सके एंड वो आंसर कर सके जो भी डे फिक्स किया गया है समन में, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पोस्टपोन कर देगा हियरिंग ऑफ द सूट को। द कोर्ट शेल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू ए फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, एंड कोर्ट डायरेक्ट करेगा नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। Now, if the court has proceeded ex parte under Rule 6A, then what are the remedies that are available to the defendant? Remedies क्या available है एक defendant को? वो apply कर सकता है कोर्ट में for the set aside, उसको set aside करने के लिए under Rule 13 of Order 9. So this is the first remedy that is available to him. He can apply to the court by which such decree is passed to set it aside under Order 9 Rule 13. ऑर्डर 9 रूल 13 में वो कैसे उसको सेट असाइड करवा सकता है, उसको सफिशिएंट कॉज जो है शो करना होगा कि वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। लेट्स सी रूल 13, दिस सेज इन एनी केस in which the decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set aside, and if he satisfies the court, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए या फिर he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. The sufficient cause word is not defined in CPC. Nowhere the definition of sufficient cause is given. It is a question to be determined on the facts and circumstances of each case. ये जो क्वेश्चन है ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा हर केस में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन, दैट इज द सफिशिएंट कॉज की जिसकी वजह से वो टाइम पे नहीं आ पाया। फ्रॉड ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, बोनाफाइडी मिस्टेक एज टू द डेट ऑफ हियरिंग, उसको बोनाफाइडी उसको मिस्टेक हो गई थी एज टू द डेट ऑफ द हियरिंग। मिस्टेक ऑफ द प्लीडर इन नोटिंग डेट इन डायरी, कि प्लीडर ने जो है गलत डेट नोट कर ली थी डायरी में। इनएबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस और एक्सीडेंट, कि उसका कोई एक्सीडेंट, सो दीज कैन बी द सफिशिएंट रीजंस एंड दिस विल वेरी ऑन द ईच केस में वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पास करेगी उसको सेट असाइड करने के लिए, एंड द डिक्री अगेंस्ट हिम एज टू द कॉस्ट पेमेंट इनटू कोर्ट और अदरवाइज, एंड शेल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद दिस सेज दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच ए नेचर, अगर डिक्री ऐसे नेचर की है कि उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता, where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of the other defendants. अगर एक सूट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं एंड डिक्री को एक के अगेंस्ट नहीं सेट असाइड किया जा सकता, तो कोर्ट सबके अगेंस्ट उसको कर सकती है
या फिर एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स ऑल्सो। Provided this further says that no order shall be set aside a decree passed ex parte, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि mere irregularity थी सर्विस ऑफ समन्स में, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए कि डिफेंडेंट को नोटिस था कि डेट ऑफ हियरिंग कौन सी है एंड उसके पास सफिशिएंट टाइम था आने का एंड आंसर करने का प्लेंटिफ के क्लेम को, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसके पास उसको पता था, नोटिस था, सफिशिएंट टाइम था, तो मेयर इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन्स की वजह से जो उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। So what are the other remedies that are available to the defendant? One we have seen under Rule 9, under Rule 13 of Order 9. Second is वो अपील प्रेफर कर सकता है अंडर सेक्शन 96 ऑफ सबसेक्शन 2 के अंडर, टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच डिक्री। वो रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 के अंडर। ही कैन फाइल फॉर एन रिव्यू अंडर ऑर्डर 47 रूल 1। ही कैन फाइल अ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। वो फ्रॉड के ग्राउंड्स के ऊपर कि जो प्लेंटिफ ने जो है फ्रॉड किया उसके ग्राउंड्स के ऊपर ही कैन फाइल अ सूट। So these are the remedies that are available to the defendant if the court proceeds ex parte. See, अगर कोर्ट कोई भी एक्स पार्टी डिक्री प्रोसीड करती है, ऐसी डिक्री ना तो नल है, ना ही वॉइड होती है, ना ही इनऑपरेटिव होती है, बट दिस इज मियरली वॉइडेबल, ये मियरली वॉइडेबल होती है एंड इट हैज द फोर्स ऑफ और द वैलिड डिक्री एंड इट हैज ऑल द फोर्स ऑफ ए वैलिड डिक्री, जो भी अगर कोर्ट नॉर्मली प्रोसीड करते, बिकॉज डिफेंडेंट को समन सर्व होने के बाद भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो। नेक्स्ट इज वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन अ डे adjourned hearing and assigns good cause for his previous non-appearance. अगर जिस दिन कोर्ट ने adjourn की हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी एंड डिफेंडेंट जो है कोर्ट में अपीयर हो जाता है एंड गुड कॉज शो कर देता है उसकी नॉन अपीयरेंस का, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि आप कॉस्ट पे करो टू बी हर्ड इन द सूट एंड कोर्ट डे फिक्स कर देगी फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, फॉर हिज अपीयरेंस। तो वी हैव सीन द सिचुएशन अंडर रूल 6 जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ कोर्ट में अपीयर होता है। नाउ अगर कोर्ट में सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हो, प्लेंटिफ ही ना आए, तो फिर क्या होगा? तो अगर कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, तो यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस बनेंगी। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हुआ तो कोर्ट जो है उसको पूछेगी कि क्या आप एडमिट करते हो क्लेम को जो भी प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट किया है। तो अगर वो सारा क्लेम एडमिट कर लेता है, होल क्लेम, तो कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी। अगर वो डिनाई कर देता है, वो एडमिट नहीं करता है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट डिसमिस कर देगी सूट को। अगर वो पार्ट को एडमिट कर लेता है एंड पार्ट को वो डिनाई कर देता है, तो जितना पार्ट उसने एडमिट किया है कोर्ट उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी, जितना उसने डिनाई किया है कोर्ट उतना जो है डिसमिस कर देगी सूट को। So this is your rule 8. This says where the defendant appears and the plaintiff does not appear. जहाँ पे defendant appear होता है and plaintiff appear नहीं होता. When the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed, unless defendant admits the claim or part thereof, in which the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, where only part only of the claim has been admitted, shall dismiss the suit in so far as it relates to the remainder. So this is the case in case where only defendant appears, जहाँ पे सिर्फ defendant appear होता है सूट में, plaintiff appear नहीं होता। Now if the plaintiff does not appear, क्या plaintiff जो है fresh suit फाइल कर सकता है on the same cause of action? अगर कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया या कोर्ट ने पार्टली डिसमिस कर दिया सूट को, तो क्या plaintiff जो है fresh suit फाइल कर सकता है? इसका आंसर जो है हमें रूल 9 में दिया हुआ। This says where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8. अगर सूट wholly या partly dismiss हो गया रूल 8 के अंदर, तो प्लेंटिफ को प्रोहिबिट किया जाएगा। प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बट हाँ वो अप्लाई कर सकता है उसको सेट असाइड करने के लिए, अगर वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करवा दे कि सफिशिएंट कॉज था कि उसकी नॉन अपीयरेंस के पीछे जब उसको कोर्ट में बुलाया गया, देयर वाज सम सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, तो कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगी उसको सेट असाइड करने के लिए एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। तो वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है, ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बट वो सेट असाइड उसको करवा सकता है सफिशिएंट कॉज जो है वो शो करके,
एंड कोर्ट जो है अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है द कोर्ट विल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट. No order under this rule will be made unless notice of the application has been served on the opposite party. अगर कोर्ट इसके साथ प्रोसीड करती है तो कोर्ट को जो है एप्लीकेशन देनी होगी किसको? ऑपोजिट पार्टी को. Procedure in case of the non-attendance of one or more of the several plaintiffs. तो वी हैव सीन कि एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं. तो अगर एक केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है एंड वन ऑफ देम अपीयर एंड बाकी जो है कोर्ट में नहीं आए, तो कोर्ट जो है परमिट कर देगी कि सूट के साथ प्रोसीड किया जाए, कि जैसे कि सारे प्लेंटिफ्स अपीयर हुए हैं, या फिर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है एज द कोर्ट थिंक्स फिट. Similar is in the case of the defendants also, that is dealt under Rule 11. This says where there are more plaintiffs than one. जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं and one or more of them appear, उनमें से एक या एक से ज़्यादा अपीयर हो जाता है एंड बाकी अपीयर नहीं होते हैं, the court may at the instance of the plaintiff or the plaintiffs appearing permit the suit to proceed in the same way. सेम वे में वो प्रोसीड कर सकता है एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैड अपीयर्ड और मेक सच एन ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट. Rule 11 says that where there are more defendants than one and one or more of them appear, and उनमें से एक या एक से ज़्यादा अपीयर हो जाता है एंड बाकी अपीयर नहीं होते हैं, the suit shall proceed and the court shall at the time of pronouncing the judgment make such order as it thinks fit with respect to the defendants who does not appear. What are the consequences of non-attendance without sufficient cause shown of party order to appear in person? तो अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसको ऑर्डर किया गया है टू अपीयर इन पर्सन, अगर वो नहीं अपीयर होता है इन पर्सन या वो शो नहीं करता है सफिशिएंट कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपीयर, he shall be subject to all the foregoing rules applicable to the plaintiffs and defendant who does not appear. So these are the rules regarding, we have already seen rule 13. This is one of the remedies that is available to the defendant अगर जो है कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करती है. तो इन दिस केस ऑल्सो दिस इज गिवन कि कोई भी डिक्री सेट असाइड नहीं की जाएगी ऑन एनी एप्लीकेशन अनलेस की नोटिस जो है ऑपोजिट पार्टी को सर्व ना हो जाए. So these are the consequences of non-appearance of the parties. Order 9 जो है वो अनेक्ट करता है लॉ को with regard to the appearance of the parties to the suit and the consequences of their non-appearance. So in next lecture we are going to start with the discovery and inspection, that is order 11. So let's just have a intro regarding this rule. कि एक बार अगर प्लेंटिफ प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है एंड रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है, इट में अपीयर ईदर टू द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट कि जो नेचर है वो ओपोनेंट के केस का वो सफिशिएंटली प्लीडिंग्स में डिस्क्लोज नहीं किया गया है. तो ही इज एंटाइटल्ड टू नो बिफोरहैंड ऑल द मटेरियल फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द केस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी पोजेशन में या पावर में है, सो दैट कि वो केस को ओपोनेंट के केस को समझ सके. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी टू ए सूट है उसका राइट है ये जानने का द एविडेंस ऑफ द ओपोनेंट्स केस. तो हर सूट में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं. हर सूट में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं. पहला फैक्ट क्या है? द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द पार्टीज केस. वो फैक्ट्स जो पार्टीज के केस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज फैक्टा प्रोबेंडा. सेकेंड इज वो फैक्ट्स जिनसे कि वो प्रूव होगा, द फैक्ट्स बाय विच द सेड केस इज टू बी प्रूव, जिससे वो केस प्रूव होगा, दैट इज फैक्टा प्रोबेंशिया. तो जो फर्स्ट केस ऑफ फैक्ट है वो डिस्क्लोज करते हैं पार्टी की नेचर. जो फर्स्ट सेट ऑफ फैक्ट्स हैं वो क्या डिस्क्लोज करते हैं? दे डिस्क्लोज द नेचर ऑफ ए पार्टीज केस. एंड जो सेकेंड सेट ऑफ फैक्ट है वो डिस्क्लोज करते हैं एविडेंस उसके केस का. तो एक पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो बिफोर हैंड ओनली द फर्स्ट सेट ऑफ केस. पार्टी के पास राइट है जानने का फैक्टा प्रोबेंडा कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज केस.
तो कुछ प्रोविजन सीपीसी में प्रोवाइड की गई हैं इस पर्पस के लिए, उनमें से डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन एक प्रोविजन है। तो डिस्कवरी का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ डिस्कवरी इज टू कंपेल द ऑपोजिट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी को कंपेल करना कि वो डिस्क्लोज करे उसके पोजेशन में या पावर में क्या है। तो वेयर इंफॉर्मेशन एज टू द फैक्ट्स इज रिक्वायर्ड, जहां पे इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड होती है, तो पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अपनी ओपोनेंट को पुट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज द इंटेरोगेटरी। तो इंटेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स क्वेश्चन और इंक्वायरी। तो डिस्कवरी का मतलब क्या है? कंपेल करना ऑपोजिट पार्टी को टू डिस्क्लोज व्हाट ही हैज इन हिज पोजेशन और पावर। एंड जहां पे इंफॉर्मेशन किसी फैक्ट के रिगार्डिंग चाहिए तो पार्टी को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी ऑपोजिट पार्टी को एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम इंटेरोगेटरी कहते हैं। द जज विल गो थ्रू ऑल द प्रपोज्ड क्वेश्चंस एंड जो भी उसको प्रॉपर लगता है ही विल कंपेल द अदर साइड टू आंसर देम ऑन ओथ बिफोर द ट्रायल। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसको क्या कहा जाता है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। वेयर एज अगर कोई इंफॉर्मेशन एज टू डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग चाहिए तो पार्टी कोड को अप्लाई कर सकती है कि वो दूसरी पार्टी को कंपेल करे टू मेक अ लिस्ट ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी उसकी पोजेशन में है या पावर में, एंड कुछ सर्कमस्टांसेस में परमिशन दे टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। दिस इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। So discovery by interrogatories can be done by both plaintiff or defendant. In any suit, the plaintiff or defendant with the permission of the court वो deliver कर सकते हैं interrogatories, writing में होती हैं for the examination of the opposite parties or any one or of such parties, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer. This says that provided that no party shall deliver, कोई भी पार्टी एक सेट ऑफ इंटेरोगेटरी से ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकती है टू द सेम पार्टी विदाउट एन ऑर्डर। Provided also that interrogatories which do not relate to any matters in question in the suit shall be deemed irrelevant, notwithstanding that they might be admissible on the oral cross examination of witness. इंटेरोगेटरीज जो क्वेश्चन ऑफ सूट से रिलेटेड नहीं है उनको इररेलेवेंट माना जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड, इंटेरोगेटरीज के लिए कुछ रूल्स का होना जरूरी है। इंटेरोगेटरीज जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, कोर्ट की परमिशन होगी। कुछ इंटेरोगेटरीज जो है कोर्ट में सबमिट की जाएंगी। कोई पार्टी एक से सेट ऑफ इंटेरोगेटरीज ज्यादा कोर्ट में नहीं सबमिट करवा सकती है। On the application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatories proposed to be delivered shall be submitted to the court. So what I have told you कि interrogatories को कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा। The judge will go through the proposed question and will decide कि कौन से questions जो हैं पूछे जाने चाहिए. So the court shall decide within 7 days from the date of filing such application. In deciding upon such application, the court shall take into account any offer which is made by the parties sought to be interrogated to deliver particulars, or to make admissions, or to produce document relating to the matters in question, or any of them. And leave shall be given as to such only of the interrogatories submitted in the court shall consider necessary, either by deposing fairly of the suit or for saving the court. So this is the interrogatory का मतलब क्या है? Question or inquiry. So we'll discuss this in tomorrow's class. ठीक है, फर्दर इसको कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर देर इज अ स्पेशल बैच, जैसे कि यूपी एंड छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, तो उसके लिए स्पेशल बैच अनअकैडमी पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, 20 दिसंबर को ही स्टार्ट हुआ है। यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बाय ओनली एंड आपको 10% ऑफ जो है इसके ऊपर मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। मेजर लॉज, प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज, लोकल लॉज के ऊपर मेंस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सो ऑल दीज आर अवेलेबल टू यू।
दिस इज वन ऑफ द अनदर बैचेस दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th of December, 18 months का बैच है. यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस बैच. दिस इज अनदर बैच यूपी के लिए जो 17 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था. आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज द टेस्ट सीरीज. ये टेस्ट सीरीज है दैट इज 1 इवेल्युएशन पर लर्नर पर मंथ. एग्जाम जो है 15th को होगा एवरी मंथ एंड सबमिशन जो है आपको 24 आवर्स में करनी होगी ऑन द ऐप. So Unacademy is soon going to introduce the monthly current affair magazine that will help you in your preparation. So thank you so much learners. You can follow me on the Telegram channel. Link जो है आपको description box में मिल जाएगा.